मैं फ्रेडरिक एरिक्सन स्वीडन का स्की माउंटेनियर हूँ और शेमिस फ्रांस में रहता हूँ। हम पाकिस्तान के एल्पाइन क्लब में हैं और वे हमसे कुछ सवाल पूछेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हम ऊपर जाने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए योग्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, यानी चढ़ाई कर पाएंगे। मैं आपसे सहमत हूँ। ये 6 अगस्त 2010 था और फ्रेडरिक एरिक्सन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उनका धरती पर आखिरी दिन होगा। सोचिए, आप समुद्र तल से 27,000 फीट ऊंचाई पर दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत के टू पर खड़े हैं। हवा इतनी हल्की है कि सांस लेते ही फेफड़े जलने लगते हैं। तापमान लगभग -40 डिग्री के आसपास रहता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका दिमाग सूज रहा है। आपका खून गाढ़ा होकर लगभग केचप जैसा हो गया है और आप एक लगभग सीधे बर्फीले गलियारे में नीचे की ओर देख रहे हैं और आपके सिर के ठीक ऊपर एक विशाल अस्थिर हिमखंड लटका हुआ है। आप स्की बाइंडिंग्स में अपने जूते लगाते हैं और उन स्कीज का रुख उस पागलपन भरे खतरनाक भूभाग में नीचे ढलान की ओर कर देते हैं, जहां एक छोटी सी गलती जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क बन सकती है। आज मैं मानव इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी और घातक पर्वतारोहण प्रयासों में से एक को कवर कर रहा हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने उस खतरनाक पहाड़ से नीचे स्की करने की कोशिश की, जहां सिर्फ उस पर चढ़ने की कोशिश करने वालों में भी हर 4 में से एक की जान चली जाती है। उन घातक फैसलों की श्रृंखला जिसने उसे उस पल तक पहुंचाया, और वो चौंकाने वाला परिणाम जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। फ्रेडरिक के अंतिम फैसले के बारे में जो मैंने पता लगाया, वो आपको जोखिम के बारे में आपकी सारी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। एक्सट्रीम एज में आपका स्वागत है। पृथ्वी के हर पहाड़ पर समुद्र तल से करीब 26,000 फीट की ऊंचाई पर एक अदृश्य रेखा होती है। इस रेखा के ऊपर मानव शरीर मरना शुरू कर देता है। वास्तव में मरना शुरू कर देता है। आपकी कोशिकाएं बंद होने लगती हैं, संज्ञानात्मक क्षमता घटती है और पाचन तंत्र रुक जाता है। मृत्यु क्षेत्र में बिताया हर मिनट मृत्यु से चुराया गया है। अधिकांश लोग, यहां तक कि अनुभवी पर्वतारोही, मृत्यु क्षेत्र में बहुत कम समय बिताते हैं। वे इस क्षेत्र को जल्दी पार करते हैं, शिखर तक पहुंचते हैं और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से सावधानीपूर्वक नीचे उतरते हैं। लेकिन फ्रेडरिक एरिक्सन आम लोगों जैसा नहीं था। फ्रेडरिक एरिक्सन का जन्म 14 मार्च 1975 को सन्सफॉल, स्वीडन में हुआ था और वे उत्तरी शहर उमियो में बड़े हुए, जो जंगलों और मामूली पहाड़ियों का इलाका था, न कि असली पहाड़ों का। कई स्वीडिश बच्चों की तरह उन्होंने बचपन में ही स्की सीख ली थी, लेकिन फ्रेडरिक ने अपने साथियों से अलग गुरुत्वाकर्षण और बर्फ से गहरा संबंध बना लिया था। अपनी 20वीं उम्र तक उन्होंने तैयार की गई ढलानों को छोड़कर जितनी ऊंची चोटियां मिल सकती थीं, उन पर अछूती पाउडर बर्फ में स्की करना शुरू कर दिया था। जब अधिकांश स्कीयर अल्प्स या रॉकीज की ढलानों से खुश थे, फ्रेडरिक ने नजरें उससे ऊंची चोटियों पर टिका दी थीं। वो वहां स्की करने का सपना देखते थे जहां किसी इंसान ने पहले कभी स्की नहीं की थी, यानी दुनिया की 14 चोटियों की चोटी से, जिनकी ऊंचाई 26,000 फीट है और जो मौत के इलाके में जाती हैं। 2010 तक उन्होंने पहले ही 4 हिमालयी दिग्गजों पर स्की कर ली थी। शिशापांगमा 2004 में, गैशर ब्रुमटू 2005 में। 2005 की शुरुआत में लिला पीक पर वे करीब करीब सफल हो गए थे, लेकिन उन्होंने लौटने का फैसला किया, चोटी से सिर्फ 500 फीट नीचे, और 2007 में धौलागिरी का आंशिक अवरोहण। हर प्रयास ने उसकी ये महत्वाकांक्षा और मजबूत की कि वो K2 की चोटी से स्की करने वाला पहला बने। लेकिन पर्वतारोहियों में एक कहावत है, एवरेस्ट मानो बस एक सैर हो, K2 असली चढ़ाई है। मैं घर से एवरेस्ट के खतरों को कम करके नहीं आंक रहा हूं। K2 की ऊंचाई 28,251 फीट है, जो इसे ऊंचाई में सिर्फ एवरेस्ट के बाद दूसरा बनाती है। लेकिन K2 को खतरनाक बनाने वाली चीज उसकी ऊंचाई नहीं है, ये उस पहाड़ पर खतरों का घातक संगम है। ज्यादातर पहाड़ों के विपरीत, जो ऊपर की ओर जाते जाते धीरे धीरे और खड़ी हो जाती हैं, K2 नीचे से लेकर ऊपर तक लगातार खड़ी है। 45 डिग्री पर इसकी ढलानें अधिकतर एक्सपर्ट स्कीरन से भी तीखी हैं। अगर ये इसकी ढलान होती तो इसे अत्यंत कठिन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता। K2 पर ढलानें बर्फ, चट्टानों
और गहरी दरारों से ढकी होती हैं और किसी भी छोटी सी गलती पर हजारों फीट नीचे गिरने का खतरा रहता है। और फिर वहां के अनिश्चित मौसम के पैटर्न हैं जो पर्वतारोहियों को कई दिनों तक फंसा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन के बीच कराकोरम पर्वतमाला की दूरदराज स्थिति के कारण बचाव कार्य लगभग असंभव हो जाता है। इस अफरा तफरी के बीच एक छोटा सा विराम। अगर आप और भी असली बिना काटछाट की कहानियां देखना चाहते हैं जो हम यहां नहीं दिखा सकते, तो पेट्रियन पर एक्सट्रीम समुदाय से जुड़ें। हम आपको एक्सट्रीम एज पर मिलेंगे। K2 चोटी पर चढ़ाई का इतिहास त्रासदियों से भरा है। 1938 में पहली अमेरिकी अभियान कई बार बचने के बाद वापस लौट आया। पहली सफल चढ़ाई 1954 तक नहीं हो पाई और तब भी 11 इतालवी अभियान सदस्यों में से केवल 2 ही चोटी तक पहुंच पाए। 1986 में, जिसे ब्लैक समर के नाम से जाना जाता है, एक ही सीजन में 13 पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। फिर भी दशकों की जीत और त्रासदी के बाद भी कोई K2 चोटी से सफलतापूर्वक स्की नहीं कर सका। कई लोगों ने इस विचार को आत्मघाती कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन फ्रेडरिक एरिक्सन ज्यादातर लोगों जैसा नहीं था। यह समझने के लिए कि फ्रेडरिक ने ऐसा करने का फैसला क्यों किया, एक पल के लिए खुद को उसकी जगह रखिए। आपने वो कर दिखाया है जो कम लोग कर पाते हैं। आप उन ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं जहां हवा इतनी पतली है कि अधिकतर लोग कुछ ही घंटों में बेहोश हो जाते हैं। आपने अपनी स्की की नोकें उन ढलानों की ओर कर दी हैं जहां गिरना मौत तय है, और आप बिना किसी खरोंच के बच गए हैं। हर सफलता के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। असंभव भी संभव लगने लगता है। साहस और लापरवाही के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यही वह मानसिक स्थिति है जिसे चरम खेल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ एक्सपर्ट ट्रैप कहते हैं। पिछली सफलताएं जब खतरनाक अजेयता का एहसास कराती हैं, तो ये घमंड नहीं, बल्कि जो खतरनाक लगता है उसकी समझ बदल जाती है। जो दूसरों को डराते हैं अब संभालने लायक लगते हैं। 2009 में फ्रेडरिक ने इतालवी पर्वतारोही मिशेल फे के साथ पहली बार K2 पर चढ़ने की कोशिश की। कल्पना कीजिए, ये दोनों बेस कैंप पर जोश और उत्साह से अपने सपने जी रहे हैं। वे अपनी इस रोमांचक यात्रा के बारे में पाउडर मैगजीन के लिए भी लिख रहे हैं, अपनी यात्रा को दुनिया के साथ साझा कर रहे हैं। फ्रेडरिक इतने आत्मविश्वासी थे कि उन्होंने ऐसा लिखा जिसे सुनकर आगे की घटना जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा, यहां तक पहुंचने के लिए झरनों के बीच गाड़ी चलाना शायद K2 की चुनौतियों से भी ज्यादा डरावना था। K2 पर उन्हें जिन चीजों का सामना करना होगा उससे भी डरावना। ये शब्द बाद में सबसे भयानक तरीके से उन्हें सताने वाले थे। शुरुआत में सब अच्छा था। वे 20,000 फीट ऊंचाई पर पहले कैंप पहुंचे, जहां बर्फ के टावरों और छुपी दरारों के भूल भुलैया में रास्ता बनाया जो इंसान को निगल सकती थीं। एक हफ्ते बाद वे अपने दूसरे कैंप की ओर बढ़े, जहां चढ़ाई इतनी खड़ी थी कि सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ने के लिए उन्हें रस्सियां लगानी पड़ी। यहां तक कि मौसम भी अच्छा साथ दे रहा था। K2 अपने खतरनाक तूफानों के लिए मशहूर है, लेकिन पहाड़ शांत था, मानो वो उन्हें बुला रहा हो। फिर वो दिन आया जिसने सब बदल दिया। इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ते वक्त आप सीधे चोटी तक नहीं जा सकते, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से शरीर काम करना बंद कर देता है। आपको ऊंचाई के मुताबिक खुद को ढालना होता है। ऊंचा चढ़ना और नीचे सोना पड़ता है ताकि शरीर कम ऑक्सीजन में रहना सीख सके। तो दोनों पर्वतारोही यही कर रहे थे, और उन्होंने बर्फ की स्थिति का परीक्षण करने के लिए कैंप 2 से बेस कैंप तक स्कीइंग करके नीचे जाने का फैसला किया। अब इसे अपनी कल्पना मिलाएं। मिशेल फेट एक प्रतिष्ठित पर्वतारोही जिनके नाम कई 26,000 फुट ऊंचे शिखर हैं, 50 डिग्री झुकी हुई ढलान पर स्कीइंग कर रहे थे। वो ढलान किसी भी स्की रिजॉर्ट की ढलानों से ज्यादा खड़ी थी। उनकी स्की के नीचे बर्फ और बर्फ की सख्त परत का मिश्रण था। फिर एक पल में ही सब कुछ गलत हो गया। फेट की स्की का एक किनारा फंस गया। उसकी स्की के ब्लेड का धातु किनारा बर्फ में फिसलने के बजाय अटक गया। सामान्य स्की ढलान पर गिरने से बस आत्मसम्मान को ठेस और शरीर में दर्द होता। वो थोड़ा फिसलता, अपनी फिसलन रोक लेता, खुद को झाड़ता और नीचे की ओर आगे बढ़ता। लेकिन K2 की ढलानों पर यह मौत की सजा थी। फ्रेडरिक बस डर के साथ देखता रहा जब उसका दोस्त पहाड़ से नीचे गिर गया। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जिसकी आपको परवाह है। वह चट्टानों से टकराता हुआ, रफ्तार पकड़ता हुआ, पूरी तरह असहाय है।
फेट 3000 फीट नीचे गिरा। ये 300 मंजिला इमारत से गिरने जैसा था। आखिरकार उसका शरीर बहुत नीचे एक छोटे से बर्फीले पठार पर आकर रुका। फ्रेडरिक तुरंत अपने दोस्त के पास नीचे जाने लगे। फेट के शरीर तक पहुंचने में उन्हें बेहद खतरनाक अकेले उतराई में 20 मिनट लगे। जब वो वहां पहुंचे तो हकीकत असहनीय थी। फेट की खोपड़ी चट्टान से टकराकर कुचल गई। उनके दोस्त और पर्वतारोहण साथी अब नहीं रहे, बस ऐसे ही। लेकिन यहीं से यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो वाकई आपको इंसानी दिमाग पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। खतरों के बावजूद फ्रेडरिक उसी जानलेवा ढलान पर घंटों तक रुके रहे। उन्होंने आइस एक्स से अस्थायी कब्र खोदी और फेट के शरीर को बर्फ पत्थरों से ढक दिया। जब वे ये सब कर रहे थे तब भी वे उन्हीं खतरों में थे जिन्होंने उनके दोस्त की जान ली थी। अब ज्यादातर लोगों के लिए अगर आपने अपने दोस्त को मरते हुए देखा जब वो वही कोशिश कर रहा था जिसके लिए आप दोनों वहां थे, तो शायद आप अपना सामान समेट लेते। अधिकतर लोग इसे ब्रह्मांड की चेतावनी मानते हैं कि घर लौटाओ, अपने सपने छोड़ दो और महत्वाकांक्षा की जगह जीवन चुनो। बेस कैंप में सभी मान चुके थे कि फ्रेडरिक जाएगा, कौन नहीं जाएगा। लेकिन फ्रेडरिक जैसे लोगों में कुछ अलग होता है। उनका दिमाग हमसे अलग तरह से काम करता है। वैज्ञानिकों ने एक्सट्रीम एथलीट्स के एमआरआई स्कैन में कुछ दिलचस्प खोजा है। इन लोगों के दिमाग के एमिगडाला, जो डर का केंद्र है, में कम सक्रियता देखी गई। साथ ही उनके दिमाग के इनाम प्रोसेस करने वाले हिस्से ज्यादा सक्रिय पाए गए। जब आप और मैं खतरा देखते हैं तो वे उसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं। जब आप और मैं डर महसूस करते हैं तो वे पूरी तरह से फोकस्ड महसूस करते हैं। 2 दिन अपने टेंट में अकेले अपने दोस्त का शोक मनाने के बाद फ्रेडरिक बाहर निकले और बेस कैंप में सभी को चौंकाने वाली बात कही। वो हार नहीं मान रहे थे। वो अगले साल फिर से कोशिश करने के लिए वापस आ रहे थे। ये उनके दोस्त की याद का अपमान नहीं था। फ्रेडरिक के लिए ये लगभग श्रद्धांजलि थी। मिशेल की मृत्यु के बावजूद उनका साझा सपना उस पहाड़ पर जीवित रहेगा। जैसे ही 2010 की गर्मी आई, फ्रेडरिक फिर से K2 के बेस कैंप में था। इस बार फ्रेडरिक के साथ एक नया साथी था, ऑस्ट्रियाई पर्वतारोही गरलांडे कार्ल्टेनब्रूनर। और गरलांडे कोई आम पर्वतारोही नहीं थी। वह इतिहास की सबसे मजबूत महिला उच्च ऊंचाई पर्वतारोहियों में से एक थीं, जो अपना खुद का अद्भुत सपना पूरा कर रही थीं। सभी 14-26 हजार फुट ऊंची चोटियों पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के चढ़ने वाली पहली महिला बनना। 2010 तक वो इन 12 ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी थीं। अपने अभियान को पूरा करने के लिए अब सिर्फ K2 और ब्रॉड पीक पर चढ़ना बाकी था। फ्रेडरिक के लिए जेरलांडे वही थीं जो उन्हें चाहिए थीं। तकनीकी रूप से माहिर, मानसिक रूप से बेहद मजबूत और बिना बोतलबंद ऑक्सीजन के चढ़ाई के लिए पूरी तरह समर्पित। देखिए, कई ऊंचाई पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही मृत्यु क्षेत्र के प्रभावों से लड़ने के लिए कृत्रिम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों ने ऐसा नहीं किया। वे मानते थे कि पहाड़ का सामना उसके सबसे शुद्ध रूप में बिना किसी तकनीकी सहारे के करना चाहिए। इस शुद्धतावादी दृष्टिकोण ने जोखिम को काफी बढ़ा दिया, लेकिन ये उनकी साझा पर्वतारोहण की सोच के साथ पूरी तरह मेल खाता था। अगर आप शैतान के साथ नाचने जा रहे हैं तो बेहतर है कि उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। 2010 का पर्वतारोहण सीजन बेहद दुखदाई रहा था। कराकोरम पर्वतमाला पर मौसम का जिद्दी मिजाज लगातार कहल बरपा रहा था और K2 की ऊपरी ढलानों पर अस्थिर बर्फ जमा हो रही थी। टीमें हफ्तों तक बेस कैंप में मौके का इंतजार करती रहीं, जो आता नहीं दिख रहा था। कई अभियानों ने हार मान ली थी, अब और इंतजार का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। अगस्त की शुरुआत में हालात बहुत नाजुक थे। चढ़ाई का समय तेजी से बीत रहा था क्योंकि मॉनसून आने वाला था। मॉनसून के साथ आने वाले उन रोजाना के अनुमानित तूफानों के आने से पहले शायद सिर्फ एक छोटा सा मौका मिल सकता था जब मौसम स्थिर रहता, वो भी शायद सिर्फ एक दिन के लिए। 24 घंटे में वो पाना था जो अधिकतर लोग बेहतरीन हालात और असीमित समय में भी नहीं कर पाते। 5 अगस्त तक फ्रेडरिक गरलांडे, एक अमेरिकी पर्वतारोही जिसका नाम ट्रे कुक था, और 6 अन्य पर्वतारोहियों ने किसी तरह इन सब मुश्किलों को पार कर लिया था। वे 26,000 फीट की ऊंचाई पर कैंप 4 और चोटी के ठीक नीचे पहुंच गए थे, कई दिनों तक गहरी बर्फ से जूझते हुए, जिसमें हर कदम पर बर्फ उनकी कमर तक उन्हें डुबो देती थी।
उनकी स्थिति से चोटी तक केवल लगभग 2200 फीट की सीधी चढ़ाई बाकी थे, लेकिन ये उनके जीवन के सबसे खतरनाक 2200 फीट साबित होने वाले थे। मौसम का पूर्वानुमान सबसे अच्छा कहें तो भी अस्पष्ट था। कुछ लोगों ने कहा कि हालात रातों रात सुधर सकते हैं। तूफानी बादलों के बावजूद कैंप 4 में 6 पर्वतारोहियों ने एक दिन और रुकने का फैसला किया, भले ही इससे वे केटो की चोटी तक कभी न पहुंच सकें। फ्रेडरिक, गेरलांडे और ट्रे ऐसे फैसले का सामना कर रहे थे जो उनकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता था। संभावित रूप से बेहतर मौसम का इंतजार करें या फिर जो शायद उनका एकमात्र मौका हो उसे पकड़ लें। अब कल्पना करें कि आप 1 मिनट के लिए 26,000 फीट ऊंचाई पर उस टेंट में हैं। आपका शरीर सच में पतली हवा में मर रहा है। हर सांस अधूरी लगती है, मानो आप स्ट्रॉ से ऑक्सीजन ले रहे हों। आपने इस पल के लिए सालों तक मेहनत की है, दसियों हजार डॉलर, अनगिनत घंटों की तकलीफ, और अब आप यहां हैं, अपने लक्ष्य के इतने करीब कि आप उसे महसूस कर सकते हैं। मौसम का पूर्वानुमान बस थोड़ी उम्मीद देता है कि हालात बेहतर होंगे। उसी जानकारी के आधार पर 6 अन्य पर्वतारोहियों ने तय किया कि यह बहुत जोखिम भरा है। आप क्या करते? फ्रेडरिक ने आगे बढ़ने का फैसला किया। रात 11 बजे के आसपास हालात खराब होने के बावजूद, तेज हवाओं और कम दृश्यता के बावजूद उन्होंने शिखर तक जाने का निर्णय लिया। वही फैसला उसकी किस्मत तय करेगा। 6 अगस्त को रात 1:30 बजे जब बाकी पर्वतारोही अपनी टेंट में सुरक्षित और बंद थे, फ्रेडरिक, गारलंडे और ट्रे उस कड़ाके की ठंड में बाहर निकले जो इतनी तीखी थी कि जैसे जिंदा हो। उनकी हेडलैम्प्स अंधेरे में हल्की पीली रोशनी फैला रही थीं, जो मुश्किल से कुछ फीट आगे दिखा रही थीं। इतना ठंडा तापमान था कि खुली त्वचा मिनटों में जम सकती थी, और अंधेरे में उनके ऊपर जो हिस्सा था वो पूरे पहाड़ का सबसे तकनीकी, सबसे डरावना हिस्सा था, जिसे कुख्यात बॉटलनेक कहा जाता है। आगे समझने के लिए आपको बॉटलनेक क्या है यह जानना होगा। यह लगभग 300 फीट ऊंची एक संकरी खाई है जिसमें लगभग सीधी बर्फ होती है और कुछ जगहों पर ढलान 80 डिग्री तक पहुंच जाती है। यह मूल रूप से पहाड़ पर एक प्राकृतिक फनल है जो पर्वतारोहियों को एक संकीर्ण जगह में ले आता है जहां वे एक साथ कई खतरों के संपर्क में आते हैं। खाई काफी चुनौतीपूर्ण है। 27,000 फीट ऊंचाई पर तकनीकी बर्फीली चढ़ाई के लिए उत्कृष्ट कौशल व सहनशक्ति चाहिए। इन ऊंचाइयों पर आइस एक्स का हर वार, क्रैम्पॉन की हर ठोकर दिमाग और दिल को बेहद जरूरी कीमती ऑक्सीजन की मांग करती है। कुछ पर्वतारोही कहते हैं कि जिस हिस्से को नीचे चढ़ने में 30 मिनट लगते हैं, वही मौत के इलाके में 2 घंटे या ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन बॉटलनेक को डरावना वो चीज बनाती है जो इसके ऊपर लटक रही है। एक लटकता हुआ ग्लेशियर जो कई इमारतों के बराबर बड़ा है, बिना किसी चेतावनी के टूट सकता है और टनों बर्फ को खड्ड में नीचे गिरा सकता है। यह सिरोक, जिसका वजन हजारों टन आका गया है, भौतिकी के नियमों से अपनी जगह पर टिका हुआ है, जो लगातार बदलते रहते हैं क्योंकि ग्लेशियर खिसकता है, गर्म होता है और उसमें दरारें पड़ती हैं। ये ऐसा है जैसे आप भरी बंदूक की नली में चढ़ रहे हो। 2 साल पहले K2 की सबसे बड़ी त्रासदी में इसी सिरोक से बर्फ गिरने से एक ही दिन में 11 पर्वतारोहियों की मौत हुई थी। 2008 के पर्वतारोहण सीजन में जब कई टीमें शिखर से नीचे उतरने की कोशिश कर रही थीं, सिरोक का एक हिस्सा गिर गया था। गिरती हुई बर्फ ने उन फिक्स्ड रस्सियों को भी उड़ा दिया जिनका इस्तेमाल पर्वतारोही नीचे उतरने के लिए कर रहे थे, जिससे कई लोग बिना रास्ते के फंस गए। कुछ लोग तुरंत गिरकर जान गंवा बैठे। बाकी लोग कई दिनों तक पहाड़ पर फंसे रहने के बाद ठंड और मौसम की मार से दम तोड़ बैठे। फ्रेडरिक, गारलांडे और ट्रे इस इतिहास से अच्छी तरह वाकिफ थे। K2 पर चढ़ने वाला हर पर्वतारोही 2008 की आपदा की कहानियां जानता है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि सिरोक के पास सबसे खतरनाक जगह उसके ठीक नीचे होती है। उस जोखिम को कम करने का एकमात्र तरीका है कि बॉटलनेक से जल्द निकल जाएं। सुबह 7 बजे इन डरावने हालातों में 5.5 घंटे चढ़ाई करने के बाद ट्रे ने काफी देख लिया था। बेहद ठंड, इतनी खराब दृश्यता कि वे एक दूसरे को मुश्किल से देख पा रहे थे, और पूरी तरह से थकावट। इन सब का मिला जुला असर ये था कि ट्रे को यकीन हो गया कि ये जोखिम उठाना बिल्कुल भी सही नहीं है। उसने लौटने का कठिन फैसला किया। फ्रेडरिक और गेरलांडे ऊपर चढ़ते रहे।
ये फ्रेडरिक का दूसरा बड़ा फैसला था। जब उसके चढ़ाई साथियों में से एक लौट गया, तब उसने आगे बढ़ना चुना। पर्वतारोहण में जब कोई सदस्य हालात को खतरनाक मानता है, तो यह चेतावनी का संकेत होता है, जिस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रे कुक कोई नौसिखिया नहीं था, वो एक अनुभवी पर्वतारोही था। फ्रेडरिक फिर भी आगे बढ़ गया, लेकिन सबसे अहम फैसला आना बाकी था। बॉटलनेक पहुंचते ही फ्रेडरिक को सबसे खतरनाक हिस्से में खुद को सुरक्षित रखने का कठिन फैसला लेना था। मानक प्रक्रिया में पर्वतारोहियों के बीच रस्सी का इस्तेमाल होता है, जो फिसलने पर जीवन रेखा बनती है, लेकिन इससे गति धीमी हो जाती है। डेथ जोन में तेजी कई बार सुरक्षा बन जाती है। जितना कम समय आप अत्यधिक ऊंचाई पर बिताते हैं, आपके जीवित रहने की संभावना उतनी ही बेहतर होती है। फ्रेडरिक ने बॉटलनेक से बिना रस्सी के चढ़ने का फैसला किया। वो सबसे पहले जाएगा, उसके पीछे गारलांडे चलेगा। फ्रेडरिक की स्थिति में खास बात थी। अधिकांश पर्वतारोहियों के विपरीत वह केटू पर सिर्फ चढ़ाई का सामान नहीं ला रहे थे, उसकी पीठ पर स्की सामान बंधा था। जब आप जमीन पर खड़े होते हैं तो वो अतिरिक्त वजन ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 27,000 फीट की ऊंचाई पर जहां एक कदम चलना भी आपको हांफने पर मजबूर कर देता है, वहां वो बड़ा हुआ वजन ऐसे है जैसे आप अपनी पीठ पर एक छोटा बच्चा उठा रहे हों। इसका हर चीज पर असर पड़ता है, आपका संतुलन, आपकी सहन शक्ति, और अगर कुछ गलत हो जाए तो जल्दी प्रतिक्रिया देने की आपकी क्षमता, सब पर असर पड़ता है। फ्रेडरिक आगे बढ़े और बॉटलनेक में प्रवेश किया। उनके क्रैम्पॉन उस बर्फ में धंस गए जो देखने में स्थिर लग रही थी। दृश्यता बहुत कम थी। बादल उनके चारों ओर लिपटे हुए थे, जो कभी कभी आगे के इलाके की झलक दिखा देते थे। वह मुख्य गली के दाईं ओर एक छोटे उभार पर पिटॉन यानी बर्फ में ठोक कर सहारा बनाने के लिए लगाई जाने वाली धातु की कील लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो काम कर रहे थे और जो बर्फ देखने में गहरी लग रही थी उसमें खड़े थे, तभी अचानक उनके नीचे की सतह टूट गई। इतनी तीखी ढलानों पर इसके बाद जो होता है वो सिर्फ कठोर और बेरहम भौतिकी होती है। बर्फ ने एक कठोर फिसलन भरी बर्फ की परत को छुपा रखा था। अचानक फ्रेडरिक का संतुलन बिगड़ गया। उसे पकड़ने के लिए कोई रस्सी नहीं थी, कोई दूसरा मौका नहीं था। एक ही पल में वह फिसलने लगा, फिर लुढ़कने लगा, और हर ऊंचाई खोने के साथ उसकी रफ्तार बढ़ती गई। लगभग सुबह 8-10 बजे गारलंडे की घबराई हुई आवाज रेडियो पर सुनाई दी। उसकी बातों से बेस कैंप में सिहरन फैल गई। फ्रेडरिक गिर गए थे। वो बस बेबस होकर देख सकती थी, जैसे उसका पर्वतारोहण साथी पहाड़ से तेजी से नीचे गिरते हुए बादलों में गायब हो गया। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए कल्पना करें कि वह पल उसके लिए कैसा रहा होगा। सोचिए, जब जिसे आप जानते हो, जिसे आपने अपनी जान सौंप रखी हो, वो आपके सामने अचानक गायब हो जाए तो कैसा भयानक डर होगा। एक पल वे वहां हैं, अगले ही पल गायब, और यह पूरी तरह से जानना कि केटू जैसे पहाड़ पर इस तरह गायब हो जाना क्या मायने रखता है। गारलंडे तुरंत नीचे उतरने लगीं। उनकी हरकतें घबराई हुई लेकिन सावधानी पूर्वक थीं। वे फ्रेडरिक का कोई भी सुराग पाने के लिए बेतहाशा तलाश कर रही थीं। उन्हें सिर्फ एक स्की मिली, जो गिरते वक्त अलग हो गई थी और अब ढलान पर अकेली पड़ी थी, जैसे डरावना निशान। बिगड़ती परिस्थितियों में नीचे उतरते हुए उनकी मुलाकात कैंप 4 से ऊपर चढ़ रहे 2 पर्वतारोहियों, डेरेक ज़ालेव्स्की पोलैंड और फाब्रिजियो ज़ैंग्रिली संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। तीनों एक साथ कैंप 4 की अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह की ओर लौटे। उनकी चुप्पी किसी भी शब्द से कहीं अधिक भारी थी। इसी दौरान एक रूसी पर्वतारोही जिसका नाम यूरा एर्माचेक था, वो कैंप 3 की ओर नीचे उतर गया और उसने खुद को इस तरह से खड़ा किया कि वो चढ़ाई के रास्ते से नीचे गिरती विशाल खुली ढलान को देख सके। बादलों में खुलते झरोखों के बीच उसने कुछ देखा, जिससे उनकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि हो गई। वहां कैंप 3 से लगभग 1300 फीट ऊपर फ्रेडरिक का शव पड़ा था। यहां तक कि इन अनुभवी पर्वतारोहियों के लिए भी, जिनके लिए मौत हमेशा साथ थी, स्थिति पूरी तरह स्पष्ट थी। शव को वापस लाना असंभव था। पूरी ढलान हिमस्खलन के खतरे से भरा एक मौत का जाल थी। जो भी फ्रेडरिक तक पहुंचने की कोशिश करता, वो भी शायद हमेशा के लिए उसी के साथ चला जाता। पहाड़ ने जाने लेना अब भी नहीं रोका था। ये बस अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। कई कैंपों के बीच और आखिरकार फ्रेडरिक के पिता तक पहुंची तनावपूर्ण रेडियो बातचीत के बाद एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया गया।
फ्रेडरिक वहीं रहेगा, हमेशा उस पहाड़ का हिस्सा बन जाएगा जिसे जीतने का उसने सपना देखा था। एक पर्वतारोही ने कहा कि उसकी अंतिम विश्राम स्थली से उसके पसंदीदा पहाड़ दिखते थे, वरना इतनी निर्दयी स्थिति में यही एक छोटी सी राहत थी। यही है इस सब की क्रूर और विचित्र विडंबना। फ्रेडरिक चढ़ाई के दौरान गिर गए और उन स्कीयों का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला जिन्हें वो पहाड़ पर इतनी ऊपर तक अपने साथ लाए थे। वहीं स्की, जो उनके सपने की प्रतीक थीं और उन्हें K2 पर लौटने को प्रेरित करती थीं, उनका वजन बढ़ा दिया था और संतुलन बिगाड़ दिया था, जबकि उन्होंने अपने पिछले साथी को इन ढलानों पर मरते देखा था। वो सपना अधूरा ही रह गया, पतली हवा में एक भूत की तरह लटकता हुआ। जब हम पीछे हटकर उस दिन वास्तव में क्या हुआ था इसे देखते हैं तो कई चीजें सामने आती हैं, जैसे चेतावनी संकेत जो केवल तब स्पष्ट होते हैं जब उन्हें मानने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फ्रेडरिक लापरवाह या मूर्ख था। जो भी लोग उन्हें जानते थे, उन्होंने फ्रेडरिक को हमेशा एक व्यवस्थित, सतर्क और अनुभवी व्यक्ति के रूप में ही बताया। फ्रेडरिक के साथ जो हुआ वो उस दिन के टू पर किसी भी पर्वतारोही के साथ हो सकता था। उस ऊंचाई और हालात में कहानी सुनाने के लिए घर लौटने और हमेशा पहाड़ का हिस्सा बनने के बीच की रेखा एक अकेले बर्फ के फाहे जितनी पतली हो सकती है। फ्रेडरिक की मौत के बाद सिर्फ एक ही व्यक्ति ने सफलतापूर्वक वो कर दिखाया जो फ्रेडरिक करना चाहते थे। 2018 में पोलिश पर्वतारोही आंद्रेज बोर्गियल पहले व्यक्ति बने जिन्होंने केदो की चोटी से नीचे तक स्कीइंग की। एक तरह से फ्रेडरिक का प्रयास दुखद अंत के बावजूद इसे संभव बनाने में मददगार रहा। बोर्गियल ने फ्रेडरिक के रास्ते और तरीके का अध्ययन कर उनके नवाचारों और उनकी घातक गलतियों दोनों से सीखा। अक्सर रोमांच की दुनिया में प्रगति ऐसे ही होती है। वे अगुआ जो पहले किसी भी इंसान से आगे सीमाओं को धकेलते हैं, कभी कभी अपनी जान की कीमत चुकाते हैं, लेकिन उनके प्रयास दूसरों को प्रेरित करते हैं कि वे उनका अनुसरण करें, उनकी गलतियों से सीखें और जहां वे अधूरे रह गए थे वहां सफल हों। फ्रेडरिक एरिक्सन की कहानी सिर्फ पहाड़ पर मारे गए आदमी की नहीं है। ये उस अदृश्य रेखा की बात है जो साहस व तबाही को अलग करती है। ये मानवीय जज्बे की कहानी है जो असंभव सीमाएं पार करने और ऐसे सपने के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को प्रेरित करता है जिसे लोग पागलपन मानते हैं। फ्रेडरिक जैसे लोगों को क्या प्रेरित करता है? क्या चीज किसी को उस पहाड़ पर वापस जाने के लिए मजबूर करती है जिसने पहले ही उसके दोस्त की जान ले ली थी? क्या ये सनक है, जुनून, या कुछ और जिसे हम में से अधिकतर नहीं समझ पाएंगे? मुझे जवाब नहीं पता, पर मैं जानता हूं कि K2 पर फ्रेडरिक एरिक्सन हमेशा उस पहाड़ का हिस्सा बन गए हैं जिसे वे प्यार करते थे, और शायद वहीं उनकी असली जगह थी। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। साहसी बने और बहादुरी से जिएं।